नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव पर। फ्रेंड, हम आपके लिए डेली ही गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित क्लास लेकर आते हैं। उसी तरीके से आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह जीके और जीएस का ही प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि हम डेली आपको लेकर आते हैं। इसमें आपको देखते हैं यहाँ पर टॉप के 30 प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और जिन एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमारे प्रैक्टिस सेट है वह हमारे एग्ज़ाम होंगे, जैसे यूपीएसआई हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बैंक के पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे दिल्ली पुलिस, यानी आदि एग्जाम को टारगेट करती हमारी क्लास रहती है। और इस क्लास में आपको देखने को जो प्रश्न मिलेंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी के प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन से बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको टोटल जो प्रश्न दिखने वाले हैं वह 35 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपके लिए टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा वो स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? बताना है यहाँ पर किसने करी थी और कब की थी। ऑप्शन है हमारे 1945 में बी.आर. बिष्ट के द्वारा, 1765 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, 1921 में दयाराम साहनी या फिर 1865 में बी.आर. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर, इसका जो हो जाएगा सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1921 में इसकी खोज की गई थी, वह भी किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? यानी जहाँ से उस सभ्यता का पतन हुआ था वह नगर कौन सा है? तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पर हमारे लोथल है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है और रंगपुर हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा लोथल। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, जो कि एक बंदरगाह यहाँ से था यहाँ पर। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे इसमें क्या पूछा है। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? साथ नहीं, किस साम्राज्य के शासक थे? ऑप्शन हमारे बहमनी साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, विजयनगर या फिर मगध साम्राज्य। तो ये जो कृष्णदेव राय थे यह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है स्क्रीन पर हमारी और इसमें पूछा है, निम्न में से कौन से सम्राट बाबर के समकालीन थे? बताना है यहाँ पर। ऑप्शंस हमारे कालाशोक है, अजातशत्रु, कृष्णदेव राय या फिर उदयन। कौन थे जो कि सम्राट बाबर के समकालीन थे? तो यह वही थे जिसमें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर पूछा है इसमें, निम्न में से सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? बताएंगे यहाँ पर कौन थे। ऑप्शंस हमारे गुरु कोंडदेव, रविशंकर, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह। कौन थे सिखों के सबसे पहले गुरु? तो वह थे, इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड वह यहाँ पर हो जाएगा गुरु नानक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, निम्न में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताएंगे सिखों के जो अंतिम गुरु थे कौन थे। ऑप्शंस हमारे गुरु कोंडदेव, रविशंकर, गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो कौन थे इनके सबसे आखिरी गुरु? वह थे गुरु गोविंद सिंह। सबसे पहले गुरु नानक और सबसे आखिरी गुरु गोविंद सिंह। इसमें देखिए पूछा है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? बताएंगे 28 हैं, 29 हैं, 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं,
30 राज्य या फिर 31 राज्य। तो टोटल जो राज्यों की संख्या है वह कितनी है, तो वह हो जाएगी टोटल संख्या यहाँ पर 28। कितनी, 28 संख्या हो जाएगी राज्यों की। और इसके साथ ही 8 जो हमारे हैं वह केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें हो जाते हैं मिलकर। आगे देखते हैं, पूर्ण स्वराज की शपथ किस अधिवेशन में ली गई थी। कहाँ पर जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, तो ये बताना है इलाहाबाद में, कलकत्ता में, लाहौर में या फिर मद्रास में। तो जो पूर्ण स्वराज की मांग ली गई थी यह लाहौर में ली गई थी। और कब ली गई थी इसका जो अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसको पारित कब किया गया, तो इसको पारित किया गया था 1929 में। ठीक है, कब किया गया था, 1929 यानी 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को पारित किया था। और यह जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसी में इसका जो प्रस्ताव था वह रखा गया था। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। इनमें से जो समाज है वह कौन से समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन हमारे ब्रह्म समाज की, राम किशन मिशन की, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज की। तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो उन्होंने देखिए 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना करी थी। और 1821 में इन्होंने कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना करी। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना कब की थी, 1828 में, यानी 1828 को इसकी स्थापना इन्होंने करी थी राजा राम मोहन राय जी ने। फिर आता है क्वेश्चन हमारा 10। इसमें पूछा है खालसा की स्थापना किस धर्म में हुई थी, बताएंगे। हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में या फिर ईसाई धर्म में। तो ये जो खालसा है उसकी स्थापना सिख धर्म में की गई थी। किस धर्म में की गई थी, सिख धर्म में की गई थी। और यह 1699 में की गई थी। जो सिख धर्म के जो आखिरी यानी 10वें जो गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह, उनके द्वारा इसकी स्थापना भी करी गई थी 1699 में। क्लियर, सारे पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन यहाँ पर भले ही छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन काफ़ी दमदार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को संकलन करके हमने यहाँ पर इस क्लास को रेडी किया है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन भी आप साथ ही साथ इसका बेल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल जाए क्लास के आते ही। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र सबसे बड़ा है, बताइए। जो संघ राज्य यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह सबसे बड़ा कौन सा है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन हमारे चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, जिसे पांडुचेरी भी बोलते हैं, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर हम सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो वह हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आ चुका है हमारी। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताएंगे। भारत में अगर आप उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े होना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस देखेंगे एक बार, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 37 वर्ष की आयु। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, बताएंगे। 15 वर्ष, सॉरी वर्ष नहीं होंगे यहाँ पर, अनुच्छेद, ये यहाँ पर जो वर्ष है वो बाय मिस्टेक यहाँ पर ऐड हुए हैं। अनुच्छेद
यानी आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 14। तो बात करें अगर हम अस्पृश्यता के उन्मूलन की, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही, क्योंकि जो 17वां अनुच्छेद है हमारा वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और तथा किसी भी रूप में इसका पालन निषिद्ध है। यानी अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी असमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, जो कि इस अनुच्छेद में बताया गया है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने इससे पहले बात की थी क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, लेकिन अब हम बात करें उप प्रधानमंत्री की, कि पूछा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। और अब तक के अंतिम व्यक्ति जो भारत के उप प्रधानमंत्री हैं वह है लाल कृष्ण आडवाणी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद में कितने सदस्य हैं? जो भारतीय संसद हमारी उसमें टोटल कितने सदन होते हैं? तो इसमें कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, हर किसी को पता होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला वाला सही। एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को राज्यों की परिषद और लोकसभा को लोगों का सदन भी हम यहाँ पर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे एक बार, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन हैं 5 साल का, 6 साल का, 5 साल या फिर 60 साल की उम्र, 6 साल या फिर 65 साल की उम्र। तो इसका जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 साल या फिर 65 साल की आपकी आयु। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लोनार झील कहाँ स्थित है? बताएंगे बेंगलोर में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। कहाँ पर है लोनार झील? तो ये जो लोनार झील है वह कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में ये स्थित है और ये खारे पानी की झील है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है आपको इसमें से सही वर्तनी कौन सी है? रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर या फिर रासोई घर। तो सही वर्तनी हो जाएगी रसोई घर की ऑप्शन नंबर ए, रसोई घर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। ये हिंदी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लास्ट में, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से आपको सही वर्तनी देखनी है, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपरयुक्त या फिर उपरियुक्त। क्या हो जाएगा इसका सही? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपरयुक्त बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि को दर्शाएगा जो उसके सामने रखी हो? कौन सा ऐसा दर्पण है वह अपने सामने रखी वस्तु की छोटी छवि को दर्शाता है? ऑप्शंस देखेंगे एक बार यहाँ पर, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। हालांकि एक ही है इसमें, डबल बार यहाँ पर टाइप हो गया, बट कोई नहीं, इसका आंसर इसमें से एक ही हम कोई सा मान लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर पूछा है किलोवाट घंटा एक यूनिट है, यानी किसकी इकाई है? ऊर्जा की है, शक्ति की है, बल की है या फिर संवेग की है? तो जो किलोवाट घंटा है वह किसकी यूनिट है? वह ऊर्जा यानी एनर्जी की एक यूनिट है। ये हमारे साइंस के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है वो कौन सा है? ध्रुव तारा, सूर्य, चित्र या फिर अल्फा सेंचुरी। यानी इन तारों में से अगर बात करें तो वह हो जाएगा हमारे यहाँ पर सूर्य। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताएंगे एक बार, कहाँ पर स्थित है ये?
ऑप्शन है तमिलनाडु में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो वह कहाँ पर है, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्लभ दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यानी इस शब्द का आपको विलोम बताना है। दुर्लभ यानी कठिन, तो इसका सही मतलब विलोम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द बताना है। सुलभ, दुर्गम, सुगम या फिर दुर्जन। तो दुर्लभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, क्योंकि आपको उल्टा बताना है। दुर्लभ यानी बहुत कठिन और सुलभ यानी बहुत ही ज़्यादा सरल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन भी हिंदी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। क्या हो जाएगा उसका मतलब है, अनादि बोला जाएगा, अजर बोला जाएगा, अमर बोला जाएगा या फिर अनंत बोला जाएगा। तो ये देखिए इसका हो जाएगा अनादि। इसमें क्या बोला है, यहाँ बोला है जिसका आदि ना हो, यानी उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई नहीं आदि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनादि है वह। फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। और शब्द है हमारा यहाँ पर आस्था। तो आस्था का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा, विराग हो जाएगा या फिर अनास्था हो जाएगा। तो आस्था का उल्टा क्या हो जाएगा, आस्था को हो जाएगा अनास्था। यानी आस्था है आपको किसी में विश्वास है, और अनास्था का मतलब आपको उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए वाक्य का वह हिस्सा चुने जिसमें त्रुटि हो। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अब आप बताइए, अतिथि पर सादर भेंट थोड़ी किया जाएगा, मूर्ति पर भेंट किया जा सकता है, किसी के मृत शरीर पर भेंट किया जा सकता है। और लेकिन अगर कोई अतिथि आपके सामने खड़ा है या फिर आपके घर पर आया है, तो आप उसको उसके ऊपर थोड़ी डालेंगे फूलों की गुच्छा, ऐसा थोड़ी आप उसको भेंट करेंगे, आप उसको हाथों में देंगे कि ये लीजिए, हम आपके लिए उपहार आपको गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी आप गए। पर का मतलब क्या हो जाएगा, उसके ऊपर डालना। पर का मतलब उसके ऊपर डालना या फिर फेंकना या फिर चढ़ाना। तो या तो मूर्ति पर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, मूर्ति के ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं, भगवान की प्रतिमा पर, या फिर किसी मृत शरीर पर चढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन कभी भी अतिथि को उसके ऊपर नहीं डाले जाते, उसके हाथों में भेंट किए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसके चरणों में अर्पित करेंगे किसी के। लेकिन तो इसमें त्रुटि आपको किस भाग में दिख रही है, ऑप्शन से फूलों का गुच्छा बिल्कुल सही है, भेंट किया गया ये भी सही बोला है, अतिथि पर या फिर सादर भेंट। तो सादर भेंट भी ठीक है, लेकिन इसका जो गलत हो जाएगा यहाँ पर वह जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये बिल्कुल यहाँ पर गलत तरीके से बताया गया। अतिथि को भेंट किया गया, फूलों का गुच्छा अतिथि को सादर भेंट किया गया। सादर का मतलब आदर के सहित भेंट किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तिलिखित या फिर हस्तलिखित क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो हस्तलिखित इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही तरीके। हस्तलिखित यानी हाथों से लिखा हुआ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में भी वर्तनी वाला ही पूछा है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन है यहाँ पर चिकित्सालय, चिकित्सालय, चिकित्सल या फिर चिकित्सालय। तो इसमें से चिकित्सालय यानी जहाँ पर इलाज होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही, क्योंकि यह 2 बार यहाँ पर एक ही जैसे टाइप हुआ है। तो ये सॉरी एक तरीके से नहीं है, अब देखा मैंने। तो जो इसका जो हो जाएगा आंसर बिल्कुल करेक्ट वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिकित्सालय। चिकित्सालय थोड़ी होता है, चिकित्सालय नहीं होता, ना ही चिकित्सालय होता है और ना ही चिकित्सालय होता है। होता है चिकित्सालय जहाँ पर आपका इलाज होता हो।
चिकित्सा का आलय। तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला बिल्कुल सही जवाब। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया है? बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, रजनी कोठारी, TTV कृष्णाचारी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो अनुच्छेद 32 को जो संविधान की आत्मा बोला है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। टोटल जो आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर 35 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें आपको 30 प्लस MCQs यहाँ पर आपको देखने वाले हैं। तो इसमें टोटल प्रश्न है वो कितने हैं? यहाँ पर 35 प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। अब देखिए हम फिर डैश हो गया, साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, हम अपने साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, हम आप साथ पूर्ण सहयोग करेंगे या फिर हम हमारे साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। क्या हो जाएगा इसमें? लगता है आपको क्या लगना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर आपके लगना चाहिए, हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। क्लियर? फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 32, इसमें देखेंगे क्या पूछा है। इसमें भी रिक्त स्थान ही भरना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। पूछा है पढ़ लो डैश यानी खाली स्थान फिर सो जाओ। तो ऑप्शन देखिए, पढ़ लो बल्कि सो जाओ, पढ़ लो क्योंकि सो जाओ, पढ़ लो या सो जाओ, पढ़ लो लेकिन सो जाओ। नहीं, इसमें हो जाएगा सही बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, पढ़ लो या सो जाओ। या तो पढ़ लो या फिर तो आप पढ़ लो या फिर सो जाओ, ये बोला है यहाँ पर। तो पढ़ लो या सो जाओ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। एक यहाँ पर वाक्य का अंश दिया हुआ है, आपके लिए इसको एक ही शब्द में मतलब बोलना है कि उसके लिए क्या शब्द हम बोल सकते हैं। मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाले को हम क्या बोलेंगे? उसे मेहनती बोलेंगे, कामचोर बोलेंगे, परिश्रमी बोलेंगे या फिर तपस्वी बोलेंगे। तो इसका हो जाएगा सही जवाब मेहनती यानी ऑप्शन नंबर 1। मेहनत करने वाला होता है मेहनती, काम से चोरी करने वाला यानी काम से जी चुराने वाला होता है कामचोर, परिश्रम करने वाला हो जाएगा परिश्रमी और तपस्या करने वाला हो जाएगा तपस्वी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया हुआ है यहाँ पर रात्रि। अब रात्रि का आपको यहाँ पर पर्यायवाची देखना है, कौन सा हो जाएगा? हिमानी हो जाएगा, रजनी, ज्ञानी या फिर गजनी। तो ये हो जाएगा इसका शब्द रजनी। कौन सा? रजनी हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। अब आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दूर के ढोल सुहावने। इसके लिए क्या एक सही अर्थ हो जाएगा? यानी इसका आपको अर्थ बताना है कि दूर के ढोल सुहावने, यह कहावत जो बोली जाती है उसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? आखिर उसका वास्तविक मतलब क्या होता है? दूर से लोगों को देखना, दूर से वस्तुएं अच्छी लगना, दूर के ढोल अच्छे लगना या फिर दूर से ढोल को सुनना। जब बात ढोल की हो रही तो ऐसा नहीं है कि उसका मतलब ढोल से ही संबंध होगा। यह तो एक कहावत बोल दी कि दूर के ढोल सुहावने। दूर से आप अगर ढोल मतलब सुहावने लग रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे हिसाब से दूर से वस्तुएं देखने में अच्छी लगती हैं, यानी उनकी फिर वास्तविकता क्या है? जैसे होता है ना, अगर हम इसी चीज़ को माने कि दूर के ढोल सुहावने यानी कहीं पर कोई ढोल की कोई धुनी आपको दूर से सुनाई दे रही है तो वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप वह धुनी निरंतर आपके पास बहुत ही तेज़ आवाज़ में बजाई जाए तो आपको वह फिर आपके कानों में चुभने लगेगी, यानी फिर अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरीके से जो वस्तुएं होती हैं वे हमें दूर से देखने में अच्छी लगती है, लेकिन उनके नज़दीक जाने पर या उनके साथ रहने पर हमें पता चलता है कि कैसी मतलब कौन सी वस्तु का क्या वास्तविकता है। तो दूर के ढोल सुहावने का मतलब हो जाएगा दूर से वस्तुएं अच्छी लगना। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने यहाँ पर पूरे प्रश्न सॉल्व किए 35, और उम्मीद है आपका इसमें जो स्कोर है वह पूरा रहा होगा।
30+ यानी कि 32 या फिर 33 के प्लस ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन सही हुए होंगे। और ऐसी ही क्लास अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइए। थोड़ा बहुत मोटिवेशन इससे हमें मिलता है। बाकी ऐसी क्लास हम डेली लेकर आते रहते हैं। आप भी जुड़िए, अपने फ्रेंड को भी हमारे साथ जोड़िए और आप लोग अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।